बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ महमूद फ्रॉम मैथ वाली सर का यूट्यूब चैनल। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको क्लास 10th के तमाम एमसीक्यूज़ जो पेपर में आते हैं, और अगर आप यही एमसीक्यूज़ कर लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपके 15 नंबर पक्के हैं। ठीक है, यही एमसीक्यूज़ करने हैं आपने, इसी को ही तैयार करना है, यही तैयार करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से 15 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे। चलो जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 पे आ जाएं। चैप्टर नंबर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। पहला एमसीक्यू है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज जी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? कौन सा ऑप्शन होगा जी? ऑप्शन बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको मालूम है इसका ऑप्शन हो गया बी बीटा अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। मतलब ऑप्शंस को मैं बोलता हूँ तो ए के लिए अल्फ़ा है, बी के लिए बीटा है, सी फॉर चार्ली और डी फॉर डेल्टा। तो बीटा ऑप्शन होगा इसका, या बी ऑप्शन है इसका। ठीक है, हमने मैथमेटिक्स करना है तो मैं कहता हूँ ज़रा लैंग्वेज भी मैथमेटिक्स की यूज़ करें हम। ठीक हो गए, चलें जी। नेक्स्ट एमसीक्यू, सेकंड एमसीक्यू, नंबर ऑफ टर्म्स इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी 1 2 3 कितनी होती हैं? 3 टर्म्स होती हैं। ऑप्शन बी चार्ली आ गया, सी ऑप्शन। नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने होते हैं? 3 होते हैं। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ऑप्शन सी चार्ली। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑप्शन ए अल्फा। तो अल्फा ऑप्शन है जी इसका। ठीक है, फिफ्थ लीनियर फैक्टर्स। तो 56 के क्या फैक्टर्स बनेंगे? 8 7 से 56, -8 और -7 15 बनना चाहिए। मल्टीप्लाई करके 56 बने और ऐड करके 15 बने। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चार्ली। तो सी ऑप्शन है जी इसका। एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? रेसिप्रोकल इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें x को 1/x से रिप्लेस करें तो चेंज नहीं होती। एन इक्वेशन इन विच द वेरिएबल इज इन द एक्सपोनेंट, कौन सी इक्वेशन कहलाती है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अल्फा ऑप्शन है जी इसका, ऑप्शन ए। सोल्यूशन सेट 4x के -16 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें, 16 राइट साइड पे ले जाएंगे, +16, 4 पे डिवाइड कर दें, 4 का स्क्वायर रूट ले लें, +-2। और सेट में लिखना है, क्या लिखा? सोल्यूशन सेट। चार्ली ऑप्शन है जी इसका। तो साथ साथ करते जाए, इंशाल्लाह ये आपको सारी समझ आ जाएगी, और इसमें से जो भी आएगा फौरन आप उसको आंसर लगा देंगे। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड, कौन सी ऑप्शन होगी? इसके लिए याद रखना है, जो भी इक्वेशन जिसमें पहला कोफिशिएंट और लास्ट सेम हो, सेकंड और थर्ड सेकंड लास्ट सेम हो, ऐसी इक्वेशन हमेशा रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, पहचान याद रखनी है, और एमसीक्यूज हमेशा आपने मेंटली सॉल्व करने हैं। सो दीज आर द एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 1। इसमें से एक इंशाल्लाह एक लाजमी आ जाएगा। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 है जी। इसमें सबसे पहला एमसीक्यू, अल्फा बीटा रूट्स हैं, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। b5 है, a3 है, -5/3। ऑप्शन सी चार्ली ऑप्शन। अल्फा बीटा, दिस इज प्रोडक्ट c/a, c4 है, a7 है, 4/7 इज योर करेक्ट आंसर, बीटा ऑप्शन। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b² - 4ac। आप इसको सॉल्व करेंगे, 16 5 का 25, 25 - 32 नेगेटिव आ रहा है, तो कौन सा होगा? इमेजिनरी होगा। ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। -1 का किसका क्यूब है? -1 का क्यूब -1 होता है ना, तो पहला आ गया -1, आगे आपने जस्ट ओमेगा स्क्वायर के साथ नेगेटिव लगा देना है। ऑप्शन ए अल्फा ऑप्शन। सम ऑफ क्यूब यूनिटी कितना होता है जी? बताएं। 0, अल्फा ऑप्शन। सम ऑफ क्यूब यूनिटी इज ऑलवेज 0। प्रोडक्ट क्यूब यूनिटी कितना होता है जी? ऑलवेज यूनिटी 1 होता है, बीटा ऑप्शन। नेगेटिव और डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं? रूट्स ऑलवेज इमेजिनरी। नेगेटिव ऑप्शन आंसर है, डिस्क्रिमिनेंट का इमेजिनरी। पॉजिटिव हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इररेशनल होते हैं। पॉजिटिव हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इररेशनल होते हैं। 1 अल्फा प्लस 1 और बीटा, ऑब्वियस बात है, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, एलसीएम ले लेना है।
डेल्टा ऑप्शन अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इसमें 2 अल्फा बीटा प्लस भी करना है, 2 अल्फा बीटा माइनस भी करना है, तो ये ऑप्शन बन जाएगा जी। बस समझते जाएं, देखते जाएं, इसको माइंड में बिठाते जाएं। 2 स्क्वायर रूट से यूनिट, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 पावर, स्क्वायर रूट 2 होते हैं तो प्लस माइनस 1 होता है जी 1 का स्क्वायर रूट। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 आ जाएगा, इट मीन्स रियल एंड इक्वल। अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 सम निकालना है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस क्यू ओवर पी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नेगेटिव 2q ओवर p। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो आपने इसका प्रोडक्ट निकालना है, 2 अल्फा 2 बीटा 4 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा c ओवर ए माइनस 1 ओवर 1, तो नेगेटिव का 4 आ जाएगा जी, डेल्टा ऑप्शन। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज डिटरमिन्ड बाय, किस पे डिटरमिन करती है, कैसे निकालते हैं, ऑब्वियस बात है डिस्क्रिमिनेंट से, तो डिस्क्रिमिनेंट इज योर आंसर। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ हार्म, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है जी बताएं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अल्फा ऑप्शन। तो दूसरे चैप्टर के हो गए, इसमें से 2 MCQs इंशाल्लाह लाजमी आएंगे। चैप्टर 3, इफ इन रेशो ए रेशो बी ए इज कॉल्ड, ए क्या होता है जी ए रेशो बी में, ए रेशो बी में ए होता है जी एंटीस्टेंट, बीटा ऑप्शन। एक्स रेशो वाई में वाई क्या है, ऑब्वियस बात है कॉन्सिक्वेंट होता है, क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, चार्ली ऑप्शन। प्रोपोर्शन में ए डी क्या होते हैं, ये लास्ट पे आते हैं, एजेस पे आते हैं, एक्सट्रीम्स बोलते हैं इसको। अच्छा बी और सी क्या होंगे, अगर वो एक्सट्रीम्स हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ये मीन्स हो जाएंगे, तो अल्फा ऑप्शन है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ए सी इक्वल टू बी सी बी स्क्वायर, बी क्या कहलाता है, दरमियान में आ रहा है मीन्स होगा, दरमियान वाले मीन्स होते हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में सी क्या चीज़ है, 3 क्वांटिटीज में जो तीसरी क्वांटिटी होती है थर्ड प्रोपोर्शन होता है, थर्ड अल्फा ऑप्शन। तो ये प्रोपोर्शन है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, 15 4 जा 60, 60 डिवाइडेड बाय 5 12। देखिए ये प्रैक्टिस करेंगे समझ आती जाएगी, फौरन ही आपको ऑप्शन पता लग जाएगा क्या ऑप्शन है। u डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी स्क्वायर, u इज इक्वल टू के वी स्क्वायर, ऑब्वियस बात है जब प्रोपोर्शन खत्म करते हैं तो k लगाते हैं। y स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x u, y स्क्वायर इज इक्वल टू k ओवर u क्यू, u और v ओवर w इक्वल टू k। ये ट्रिकी सा है, इसमें पहले u इज इक्वल टू v के आ जाएगा, v इज इक्वल टू w के आ जाएगा, v की वैल्यू पुट करो, w के इंटू k कितना हो गया w k स्क्वायर, अल्फा ऑप्शन। इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड जब होता है तो दरमियान वाला ये सेकंड वाला रिपीट होता है, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर वाई 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, थर्ड प्रोपोर्शन होगा इसका वाई 4 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये तो इजी सा ही है, फोर्थ प्रोपोर्शन डब्ल्यू वाई वी ओवर एक्स वी वाई ओवर एक्स, ये ऑप्शन बीटा। ए रेशो बी इज इक्वल टू एक्स रेशो वाई, देन ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी इज, ऑल्टरनेटिव का मतलब है इक्वलिटी वाले आपस में इंटरचेंज कर देने, ऑल्टरनेटिव्स जो पढ़े हैं, a ओवर x इज इक्वल टू b ओवर y, कहाँ पर है कहाँ पर है, ये आ गया जी। a रेशो बी एक्स, इन्वर्टेंडो में इन्वर्ट करना है, जगह तब्दील करनी है, b ओवर a इज इक्वल टू y ओवर x। कंपोनेंटो में प्लस करते हैं जी, तो ये आपके चैप्टर 3 के MCQs, ठीक है। चलें जी हो गया जी, बड़ा आसान सा काम है, 10 मिनट लगाएंगे, 15 आपके MCQs पूरे, 15 नंबर आ गए, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होती है, जिसकी x की तमाम वैल्यूज़ पे सेटिस्फाई होता, तो ये स्क्वायर एक्सपेंड किया हुआ है, तो आइडेंटिटी ऑल वैल्यूज़, चैप्टर नंबर 4, इंपॉर्टेंट चैप्टर। फंक्शन ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन इक्वेशन, अ फ्रैक्शन, इट इज़ अ फ्रैक्शन, चार्ली ऑप्शन। फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो ग्रेटर और इक्वल हो जाए डिनोमिनेटर पे, ऑब्वियस बात क्या होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर पावर ज़्यादा हो जाए या इक्वल हो जाए तो इम्प्रॉपर होती है। डिग्री इन द इज लेस देन द डिनोमिनेटर, तो क्या होगी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ जी, ये कौन सी फ्रैक्शन है जी, ऊपर पावर x की 1 है, नीचे x इंटू एक्स 2 है, ऊपर कम है तो प्रॉपर हो गई। ये क्या चीज़ है जी, आइडेंटिटी है, देखते समझ आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन सारे देखने हैं।
ये देखिए ऊपर पावर ज़्यादा नीचे कम है तो इम्प्रॉपर है। बीटा ऑप्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन पहले देखें प्रॉपर है, बिल्कुल प्रॉपर है, लीनियर है, ए ओवर एक्स प्लस वन, बी ओवर एक्स प्लस टू। तो ओके, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। तो ये मिस्टेक है, ये मैं ठीक कर दूंगा। आपका ये ऑप्शन नंबर ए होगा, ये ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस टू, ठीक है। तो ये नीचे माइनस की बजाय वन है, ये मैं करेक्शन कर दूंगा, आपने बुक वाला देख लेना है। ये जी प्रॉपर है, लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, तो ए ओवर एक्स प्लस वन बी एक्स प्लस सी ओवर, तो ऑप्शन नंबर बी बीटा ऑप्शन है जी इसका। ये इम्प्रॉपर, तो पहले डिवीजन होगी, तो वन प्लस ये वाला ऑप्शन होगा। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 हो गया। चैप्टर नंबर 4 के ऑप्शंस देख लें। ये अब बात चलते हैं चैप्टर 5 पे। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। चलिए, a set Q is called a set of whole numbers, natural numbers, irrational numbers, rational numbers। ऑब्वियस बात है Q रैशनल नंबर होते हैं P बाई Q की शक्ल में। डिफरेंट नंबर ऑफ वेज टू डिस्क्राइब अ सेट। सेट को एक्सप्लेन करने के, डिस्क्राइब करने के कितने मेथड होते हैं? 3 होते हैं जी, सेट बिल्डर, टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव। सेट विद नो एलिमेंट कौन सा होता है जी? कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी। ये होल नंबर्स का सेट है, लेस देन और इक्वल टू 1 0 1, ऑब्वियस बात है फाइनाइट सेट है। सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट तो सिंगलटन सेट। सेट पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का पावर सेट कौन सा होगा? दिस वन जी। फाइव सेट के अंदर ये फाइव का एक सबसेट ही होता है, वो फाइव होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट। पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद कैसे निकालें? 2 की पावर n, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। ए सबसेट ऑफ बी का, तो ए यूनियन बी, जब ए सबसेट है बी सुपरसेट है, यूनियन में सुपरसेट जवाब आता है। ए यूनियन बी का जवाब होगा बी, बड़ा सेट जवाब आएगा यूनियन में, और छोटा सेट जवाब आएगा आपका सबसेट जो है इंटरसेक्शन में। ए इंटरसेक्शन बी, ए सबसेट बी, तो ऑब्वियस बात है ए कॉमन होगा, तो ए ऑप्शन। यूनियन में बड़ा सेट जवाब, इंटरसेक्शन में छोटा सेट जवाब। ए बी का सबसेट है तो ए डिफरेंस भी ऑब्वियस बात है एम्प्टी सेट होगा। कोई एलिमेंट जो है इसका ए का बी में मौजूद, बी में से बी में नहीं है, सारे एलिमेंट बी में है। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये ऑप्शन नंबर सी है। देखते जाएं, समझते जाएं, होप सो आपको यहीं से याद हो जाएंगे। ये आ गई डिस्ट्रीब्यूटिव ए यूनियन बी। अब एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपने पहले उसका आंसर जेन में लेके आना है, फिर देखना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये अल्फा ऑप्शन। इफ ए एंड बी आर डिस्जॉइंट सेट्स देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी ऑब्वियस बात है इक्वल है बी यूनियन ए के। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3, तो 3 4s आर 12, तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर m इंटू n, तो 2 की पावर m 3 है, n 2 है, 2 3s आर 6, 2 की पावर 6 इज द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। डोमेन पहले सेट्स का, एलिमेंट्स का सेट 0 2 3 0 2 3। रेंज में दूसरे एलिमेंट्स 3 2 1 4 1 2 3 4। -1 4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट, बीटा ऑप्शन। रिलेशन 1 2 2 3 3 3 3 4 इज आ 1 2 ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। जनाब ये तो फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन में पहले एलिमेंट्स में रेपिटेशन नहीं होती, नॉट अ फंक्शन। तो ये चैप्टर 5 के एमसीक्यूज हो गए आपके, ठीक है। लेट्स मूव टू चैप्टर 6। A group frequency table is also called data frequency distribution circles। obvious बात है जी, frequency distribution। histogram is the adjacent graph of adjacent rectangles। frequency polygon is a many sided polygon
क्लोज्ड फिगर, रेक्टेंगल नहीं हो सकती, क्लोज्ड फिगर होगी। Cumulative frequency table is also called frequency distribution less than cumulative frequency distribution. Cumulative frequency polygon frequencies are plotted against midpoints, upper class boundaries, class limits, upper class boundaries. Arithmetic mean is measure determine the value of the divided by their number. Arithmetic mean में sum को number से divide करते हैं, total number से. Deviation is the difference of any variable from a constant. Data in the form of frequency distribution is called group data. Frequencies जब भी आएंगी group data होगा, टेबल की शक्ल में होगा. Mean of a variable with similar observation से अब k सारी values k हैं तो इसका mean भी क्या आएगा, k itself. Mean is affected by change in value ratio origin. Origin को change करेंगे तो mean भी change हो जाएगा. ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे आपने किसी शॉप से कोई रेट लिए हैं किसी डिफरेंट चीज़ों के, अगर आप कहीं और शहर में जाके कहीं और जगह से इसके रेट पूछेंगे उन्हीं चीज़ों के, हो सकता है उसकी रेट्स थोड़े से डिफरेंट हों, तो ओरिजिन चेंज करने से मीन भी चेंज हो जाएगा. मीन इज इफेक्टेड बाय चेंज इन प्लेस स्केल. स्केल चेंज करने से भी मीन में इफेक्ट आ जाता है, डिफरेंट आएगा. Sum of deviations of the variable x from its mean is always g. Deviations का sum हमेशा group data में 0 होता है. Nth positive square root is called geometric mean. Value obtained by reciprocating the mean of the observation, तो ये होता है harmonic mean. Most frequent occurring observation कौन सी होती है, mod. सबसे ज़्यादा आने वाली चीज़ mod होती है. Measure which determines the middlemost observation in a arranged data set is called median. Arranged data set में दरमियान वाली कीमत. Observation that divide a data set into 4 equal parts. 4 equal parts में quartiles. Quarter होता है ना, 1/4 होता है, quarter को बोलते हैं 1/4. 4 इसमें तकसीम कर रहा है. Spread or scatterness is called dispersion. Measure that used to determine the degree or extent of variation is called dispersion. No. Central tendency average, that is dispersion. Extent of variation के लिए dispersion होता है. Extent of variation between two extreme observation, maximum minus minimum क्या होती है, range होती है. Mean of the square deviation from arithmetic mean is called variance. Standard deviation ये है जी variance. और पॉजिटिव स्क्वायर रूट वेरिएंस का क्या होता है, स्क्वायर डेविएशंस का, ये स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ये आपका छठा चैप्टर हो गया. चैप्टर 7 पे आ जाए. यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज क्या बनाता है, एक एंगल बनाता है, अल्फा ऑप्शन. सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन द एंगल मेजर्ड इन द रेडियन इज कॉल्ड. रेडियन वाले सिस्टम को कहते हैं सर्कुलर सिस्टम. 20 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करें, 60 से मल्टीप्लाई करें, 1200 मिनट्स आ गए. 3π/4 रेडियन कैसे करना है, 180/π से मल्टीप्लाई करना है, आ जाएगा जी 135 डिग्री. tan थीटा 30 डिग्री पे 1/3 स्क्वायर रूट होता है, 45 पे 1, 60 पे 30, 3 स्क्वायर रूट, तो 60 डिग्री पे ये थीटा होगा. सीकेंड्स के थीटा इक्वल होता है 1 + tan के थीटा. 1 और इसका एल्सियम लेंगे, साइन साइन से कैंसिल, 2/1 - साइन स्क्वायर, 1 - साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल सीकेंट स्क्वायर, तो 2 सीकेंट स्क्वायर आंसर. कॉस सीकेंट 45, साइन का रेसिप्रोकल 1/2 स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट को रेसिप्रोकल करो, 2 स्क्वायर रूट ओवर 2, 2 स्क्वायर रूट 2 कितना हो गया, 1/2 स्क्वायर रूट. सीकेंट कॉट, सीकेंट होता है 1/cos, कॉट होता है cos ओवर साइन, कॉस कॉस से कट गया, 1/sin बचा, 1/sin. कॉसिकेंट्स के माइनस कॉट्स के थीटा इक्वल होता है 1. तो ये फॉर्मूलाज हैं जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के याद रखें. चलें जी चैप्टर 9 पे आ जाए. अब ये सर्कल वाला चैप्टर आ गया. आपको पता है जी ADB क्या चीज़ है, ये कॉर्ड है जी, 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट. सर्कुलर फिगर, इस फिगर में देखें ये ACB क्या चीज़ है, ACB जी आर्क है.
इन द सर्कुलर फिगर ए और बी क्या बना रहा है, डायमीटर। ऐसी कॉर्ड जो सेंटर में से पास कर जाए क्या बनता है, डायमीटर बनता है। इन द सर्कुलर टू कॉर्ड्स इवन सी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये थ्योरम है जी, इक्विडिस्टेंस और सेंटर से तो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो कॉन्ग्रुएंट है ऑप्शन सी चार्ली। रेडियस ऑफ द सर्कल आर, ऑब्वियस बात है तमाम रेडियाई एक ही सर्कल के सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉर्ड पासिंग टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, अभी बताया क्या बनता है जी, कॉर्ड सेंटर में से पास कर जाए डायमीटर होता है। राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू, कॉर्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर हो वो हमेशा सेंटर में से पास करेगा। सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ द सर्कल, ऑब्वियस बात है सेक्टर आएगा जी। ये आर्क और उसके जो रेडियाई के दरमियान जो एरिया बनता है उसको बोलते हैं हम सेक्टर। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल टू इट्स सेंटर, ऑब्वियस बात है रेडियस होता है, सेंटर से किसी सर्कल के ऊपर वाले पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है दैट इज रेडियस या रेडियल सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सेंटर इज कॉल्ड, ये भी क्या होगा, रेडियल सेगमेंट होगा, सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस। locus of a point in a plane equivalent from a fixed point is called, obvious बात, सर्कल की डेफिनेशन, the locus of a moving point which is equidistant from a fixed point is called a circle. symbol for angle, for triangle, triangle के लिए ये symbol होता है, ये triangle की तरह का। in the adjacent figure, चलें जी चैप्टर 10 पे आ जाएं। पी टी क्यू, ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे टेंजेंट कहलाता है, चार्ली ऑप्शन। अच्छा फिगर में देखें पी टी क्यू परपेंडिकुलर ओ टी, तो ये ऑब्वियस बात है आपने थ्योरम पढ़ा है कि जो सेंटर से लाइन ड्रॉ की जाती है टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ओ टी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो ओ टी परपेंडिकुलर टू। एडजेसेंट फिगर सेमी सर्कुलर एरिया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, हाफ का क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे 20 और 3.4, तो ये बनेगा जी सेमी सर्कुलर एरिया है ना 4 वाला। इसमें जो है यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन दिया गया है जी आपको 62.832 सेंटीमीटर, ये गलत है पैरीमीटर। आप कहेंगे जी बुक पे तो ये लिखा हुआ यही है, तो बेटा ये जो होता है ना पैरीमीटर, पैरीमीटर होता है बाउंड्री का सम, यहाँ से यहाँ तक तो हो गया सेमी सर्कल, यहाँ तक का पैरीमीटर आपका आता है जी 62.832, लेकिन जनाब इसमें डायामीटर भी तो आ रहा है ना, डायामीटर का तो पैरीमीटर भी तो लेना है, तो इसमें हमने इसका डायामीटर ऐड करना है, देन पूरा सेमी सर्कल का पैरीमीटर बनेगा। अब लेकिन ये बुक पे लिखा हुआ है तो बुक में ये ऑप्शन है, तो अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपने बी ऑप्शन लगा देना, तो उसमें ये डायमीटर शामिल उन्होंने नहीं किया विच इज़ रॉन्ग, तो ये मैं बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ, लेकिन अभी तक इस बुक में कोई चेंज नहीं की गई, ये गलत का गलत ही चलता आ रहा है। तो चलें अब आ गया तो आपने यही वाला ऑप्शन लगाना है, ठीक है। अ लाइन विच हैज़ टू पॉइंट्स इन कॉमन विद अ सर्कल इज कॉल्ड साइन ऑफ अ सर्कल, कोसाइन ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट सीकेंड होता है जी जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करे। विच हैज ओनली 1 पॉइंट कॉमन, तो टेंजेंट होता है। 2 टेंजेंट्स ड्रॉन एट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड, एक पॉइंट जो बाहर हो, कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर ऑफ इक्वल लेंथ, 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, दोनों की लेंथ इक्वल होती है। अ सर्कल हैज ओनली 1 सेंटर, a tangent line intersects the circle at only 1 point, single point. Tangents drawn at the ends of a diameter are parallel to each other, end points पे जो draw करते हैं वो हमेशा
पैरेलल होते हैं, सामने आमने सामने होंगे ना। द डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली is equal to the sum of the distance between the centers of two congruent touching circles externally is, obvious बात है, दोनों के रेडियाई का सम, तो ये हो जाएगा जी ट्वाइस नहीं, जीरो ऑफ द लेंथ रेडियस ऑफ द सर्कल डायमीटर ऑफ ईच सर्कल, डायमीटर ऑफ ईच सर्कल। अब ये क्वेश्चन ज़रा समझें अच्छी तरह। ये एक फिगर बनी हुई है, इसमें आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रही है AOC। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, इन द एडजेसेंट फिगर रेडियस है 5, लेंथ ऑफ कॉर्ड है 4, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 4 सेंटीमीटर है। तो आपने क्या फाइंड करना है, फ्रॉम द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड, तो कॉर्ड की लेंथ मालूम करनी है। राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 3, 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, तो 6 सेंटीमीटर की ये होगी। ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, तो 120 डिग्री है, तो दोनों का सम 60 होगा, तो ये 30 हो गया। अब ये भी 30 हो गया, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, ये भी और ये भी। तो अगर ये 30 का है तो ACD भी कितने होगा, 30 का होगा। ये आपका हो गया। अब आ जाएंगी 11 चैप्टर पे। अब 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड सबटेंड सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, द रेडियल सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज, तो आपका जो रेडियल सेगमेंट होगा ये भी 4 का होगा, क्योंकि 4 सेंटीमीटर की कॉर्ड है, सेंट्रल एंगल इसका है 60 डिग्री, तो ऑब्वियस बात है रेडियल सेगमेंट्स भी 60 का करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी, तो कॉर्ड की लेंथ उतनी होगी जितनी रेडियाई की होगी। रेडियल सेगमेंट 4 आ गया। लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड द रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, द सेंट्रल एंगल। कॉर्ड और रेडियल सेगमेंट जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, तो उनके सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती है। 2 कॉर्ड्स हैं आउट ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। अगर एक आर्क का एंगल 30 डिग्री है, दूसरी का भी 30 होगा, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हैं। एन आर्क सबटेंड सेंट्रल एंगल 40, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, तो जाहिर सी बात है उसकी कॉर्ड का भी वही एंगल होगा। आर्क का अगर एंगल है तो उसके कॉर्ड का एंगल भी 40 डिग्री होगा। तो इसका बी ऑप्शन। अ पेयर ऑफ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग 2 कॉन्ग्रुएंट सेंटर एंगल्स इज कॉल्ड, अ पेयर ऑफ कॉर्ड्स, उनके सेंट्रल एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो कॉर्ड्स भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इसका ऑप्शन होगा जी ये। अच्छा जी, इन एन इफ एन आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, उसकी कॉर्ड का भी 60 डिग्री होगा। द सेमी सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ सर्कल बोथ सबटेंड द सेंट्रल एंगल ऑफ, सेमी सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का एंगल होता है 180 डिग्री। Chord length of a circle subtending a central angle of 180 degree is always, ऐसी chord जिसका एंगल 180 डिग्री हो, ऑब्वियस बात है डायमीटर होगा, तो डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ द रेडियल सेगमेंट। If a chord of a circle subtend a central angle of 60 degree, then length of chord and the radial segments are congruent। अभी बताया है कि 60 डिग्री का एंगल हो कॉर्ड का, तो ऑब्वियस बात है रेडियल सेगमेंट और कॉर्ड इक्वल होंगे। आर्क्स ऑपोजिट टू इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स, एंगल्स इनकॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉर्ड्स और आर्क्स भी इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब आ जाएं 12 चैप्टर पे। तो 12 चैप्टर में आपको ये फिगर्स मिल रही हैं। अ सर्कल पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AC 3 centimeter and BC 4 centimeter. Angle C is 90 degree. Radius of the circle, तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना होगा। तो
तो इसका रेडियल सेगमेंट होगा 2.5, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 का हाफ। तो इसका जो होगा ये होगा जी आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आ जाइए जी नेक्स्ट। इन एडजेसेंट सर्कुलर फिगर सेंट्रल एंगल है 2, सर्कम एंगल है 1, तो ऑब्वियस बात है सेंट्रल एंगल इज डबल ऑफ द सर्कम एंगल। तो इसका ऑप्शन होगा जी आपका तो इसका ऑप्शन भी होगा आपका 2 टाइम्स ऑफ मेजर एंगल 1। ठीक है, इन एडजेसेंट फिगर मेजर एंगल 375, ये एंगल इसका डबल होता है, तो ये वाला इसका हाफ हो जाएगा, तो 75 का हाफ होता है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ जाइए जी नेक्स्ट पे। गिवन दैट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल द एंगल मार्क्ड एक्स विल बी। अब देखो ये अगर वाई है, ये भी सेम सेगमेंट में है, ये 25 हो गया, ये 25 हो गया, ये 25 है, तो इसका डबल करेंगे तो x आ जाएगा, 25 का डबल 50, 50 इज योर आंसर। अब इसमें वो कह रहा है जी y क्या होगा, y ऑब्वियस बात है बताया है 25 होगा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। अच्छा जी, ये देखें यहाँ से b फाइंड करना है पहले, फिर x फाइंड करना है। b प्लस 64 180, 180 में से 64 निकाल दिए, कितने बच गए जी 116, 116 को 2 टाइम्स किया और 360 में से माइनस किया तो कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। ठीक है, ये आपने समझ लेना है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख के देख लेंगे समझ आ जाएगा। तो इसका 128 है जी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा जी, ये आपके पास है जी x 110 है ये। अब ये इसका आपने यहाँ से यहाँ तक एंगल निकालना है, ये 110 को 360 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 250 बचेगा। अब ये सेंट्रल एंगल है, ये उसका सरकम एंगल है। सेंट्रल एंगल सरकम एंगल का 2 टाइम्स होता है, तो सरकम एंगल सेंट्रल एंगल का हाफ हो जाएगा, तो 250 का हाफ कितना हो गया 125। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 125। इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन एंगल एक्स इज। ये एंगल एक्स है, ये वाला भी एंगल एक्स होगा। अब ये तीनों साइड सेम है, ये 60, ये 60, ये 60, ये एंगल एक्स है, तो ये वाला टोटल सर्कम सेमी सर्कल में 90 होता है, तो 60 माइनस 90, 90 माइनस 60 30, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी जी 30। इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन एंगल एक्स इज। अब ये देखो ये सर्कम एंगल है 30 डिग्री और ये वाला सर्कम एंगल है ये भी 30 डिग्री है, ये वाला एंगल है आपका x, तो ये बना जनाब आपका अच्छा सर्कुलर नो का डी 60। अच्छा ये 30 है, 30 का 2 टाइम्स हो जाएगा, सेंट्रल एंगल होता है 60, तो 60 60 60 60, तो तीनों एंगल 60 के हो जाएंगे। 60 इज योर आंसर। अब ये 30 है, ये 20 है, ये वाला सर्कम एंगल निकालना है। 30 प्लस 20 कितना हो गया 50, 50 हो गया सर्कम एंगल, सेंट्रल एंगल 2 टाइम्स होता है, 50 का डबल कर दो 100, तो क्या आंसर आ गया जी इसका 100 डिग्री। तो ये 12 चैप्टर के आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, देख लें अच्छी तरह।
ये मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। लास्ट चैप्टर, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड बाउंड्री। A line intersecting a circle is called secant. पूरी लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर कहलाता है। आर्क और रेडियाई के दरमियान जो एरिया होता है वो सेक्टर। एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, ऑब्वियस बात है 90 डिग्री होता है जी। द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज हाउ मेनी टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। डायमीटर कितने टाइम्स होता है रेडियस का जनाब? 2 टाइम्स। Tangent and radius of a circle at the point of contact. Tangent and radial segment of a circle at the point of contact are perpendicular. Circles having 3 points in common are overlapping. Same circles हो जाएंगे. If two circles touch each other, their centers and point of contact are. If two circles touch each other, their centers and point of contact are collinear. एक ही line. External angle of a regular hexagon is. अच्छा, अब आपको एक्सटर्नल एंगल हेक्सागोन होती है 6 साइडेड, तो इसके इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है n-2 इंटू पाई। तो 6 माइनस 2 कितना हो गया? 4 पाई हो गया। 4 को हमने डिवाइड कर दिया किस पे? 6 पे, तो ये आ गया 2 पाई बाई 3। अब 2 पाई बाई 3 इसका इंटीरियर एंगल है। पाई में से 2 पाई बाई 3 माइनस करो, ठीक है? तो ये आपको मैं फॉर्मूला, हेक्सागोन इज 60 इन सेंटर सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल coincide, then triangle is equilateral. Measure of external angle of a regular octagon is 45 degree. Tangents drawn at the end points of a diameter of a circle are parallel. How many tangents can be drawn from a point outside the circle? 2 tangents draw किए जा सकते हैं. If the distance in the center of two circles is equal to the sum of the radii, then the circle touch externally. ये थ्योरम की स्टेटमेंट है. If two circles touch externally, then distance between the centers is equal to the sum of the radii. How many tangents, common tangents can be drawn for two touching circle? Touching circle पे 3 ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? और how many common tangents can be drawn for two disjoint circles? डिसजॉइंट सर्कल्स के ऊपर आप 4 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। टचिंग सर्कल्स नहीं हैं, तो इसका मतलब है 2 डायरेक्ट हो गए और 2 ट्रांसवर्स हो गए। तो ये आपके जी ऑप्शंस हैं चैप्टर 13 के। चैप्टर 12, तो ये आपके टोटल MCQs कंप्लीट हो गए। इन्हीं को ही तैयार कर लें और इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। 15 नंबर आपके ये पक्के हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।